रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी काली जागती है और कहती है, चल काली, नकाब लगाकर थोड़ा किशनगढ़ की सैर कराते हैं। काली ये बोलकर रात को सैर पर निकल जाती है। तभी उसे दिखता है कि कान्हा नींद में चलता हुआ कहीं जा रहा है और उसे देखकर काली कहती है, लगता है कान्हा को नींद में चलने की बीमारी है। मुझे तो ये बात आज पता चली। काली ये बोलकर कान्हा की फिरकी लेने की सोचती है, जिसके बाद वो नींद में चलते हुए कान्हा को चुटकी बजाकर उठा देती है और पास के नदी में ले जाकर डुबो देती है। पानी में गिरते ही कान्हा की आँख खुलती है और कान्हा कहता है, अरे बाप रे, मैं यहाँ कैसे आ गया? लगता है कि नींद में चलते हुए मैं आज यहाँ आ गया हूँ। अच्छा है किसी ने देखा नहीं और किसी को नहीं पता चला कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। कान्हा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काली हंसते हुए आगे की तरफ जाती है और कहती है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये किशनगढ़ रात के सन्नाटे में डूबा हुआ। अब कहाँ जाऊँ लेकिन। काली ये सोचकर आगे जाती है तो देखती है कि एक घर से थोड़ा शोर आ रहा है और काली खिड़की से जाकर देखती है तो वो घर भैरव का था, जो कि आधी रात को भी जगा हुआ था और बोल रहा था, रे आखिर कौन है वो जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? रे जिसने स्टेज पर मुझे सब सच बुलवाया और मेरे बेटे पवन की जान ले ली। रे उसे तो मैं नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कृष, गुलशन और उस काली कलुट्टी का रे कुछ करना पड़ेगा। भैरव ये कहता है और खिड़की के बाहर खड़ी काली कहती है, तू इन सब का कुछ तो तब बिगाड़ेगा ना जब तू खुद सलामत बचेगा। काली ये बोलकर चुटकी बजाती है और भैरव के घर का सामान अपने आप हवा में उड़ने लगता है। भैरव ये देखकर बहुत डर जाता है और उसके घर की लाइट भी अपने आप जलने बुझने लगती है। ये देखकर भैरव कहता है, अरे यो सब क्या हो रहा है? पवन तू आया है क्या मुझसे मिलने? अरे मुझे आवाज दे बेटे। भैरव की बात सुनकर काली को एक खुराफात सूझती है और वो अपनी चुटकी बजाकर आवाज को बदल लेती है और कहती है, हाँ मैं ही हूँ पिताजी, आपसे मिलने आया हूँ। अरे बेटा कैसा है तू? अरे मैं नरक में कैसे होऊंगा जब मेरे बाप ने मेरी इज्जत यहाँ डुबो रखी है। आपके बस की कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप 4 धाम की यात्रा पे निकल जाओ। बेटा पर मेरा सर, मैं कहता हूँ कि गांव में रहना है तो गुलशन काका से हाथ मिला लो और थोड़ा सुधर जाओ, वरना मैंने यमराज की लिस्ट देखी है, अगला नंबर आप ही का है। पवन की आवाज में काली ये सब बोलती है और वहाँ से हंसते हुए घर के लिए निकल जाती है और भैरव सर खुजाता रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। किशनगढ़ की हालत गर्मी के चलते खराब थी। हर तरफ आलस पसरा हुआ था। काली स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी और दुर्गा अपने घर के काम करने में मगन थी। वहीं दिन के समय नील, नितिन और मुकेश गांव में बैठे बोर हो रहे थे। तभी नील कहता है, हाँ भाई, तू तई तैला है, मैं भी बोल हो रहा हूँ। अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना टाइम पास कैसे करूं। आइडिया भाई मुते, तू मेले होत पल और नील तू मेरी बात सुन, एक ताम तलते हैं। नितिन ये बोलकर नील और मुकेश को अपना टाइम पास करने के लिए प्लान बताता है, जिसके बाद वो तीनों काली के घर जाते हैं और दुर्गा उनको अपने घर देखकर कहती है, हाँ जी बोलो, अब यहाँ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? अब ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुम 3 पहलवानों को काली के काले सूट की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे घर में तो कोई लड़की भी नहीं है। वो आंटी जी, माँ को ना फिनाइल नहीं होता, उसमें जाना है, इसलिए सूट चाहिए। फिनाइल में? आंटी वो होता है ना, दित में तितीते मलने पर ताले लनते तपले पहन तल दाते हैं। फ्यूनरल बोलते हैं उसको नालायको। मुझे काली बिटिया ने सिखाया था। क्यों ना काली का काला वाला सूट दे दूं? वैसे भी काली तो चुटकी बजाकर नकाब लगा ही लेती है। दुर्गा ये बोलकर काली का काला सूट निकालकर नील, नितिन और मुकेश को दे देती है, जिसके बाद तीनों अपने घर जाते हैं और सूट को पहनने के लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले वो सूट नितिन पहनता है और वो उसके पेट पर ही अटक जाता है। अरे भाई थोड़ा संभाल कर, तेरी भाभी का सूट है, फट जाएगा। जिसके बाद उसे नील पहनता है
और उसके वो सूट बहुत ढीला आता है। और अब बारी थी मुकेश की, इसीलिए मुकेश को नील और नितिन घूर कर देखने लगते हैं। हर बार ऐसे कामों में मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? जिसके बाद मुकेश वो सूट पहन लेता है और एक काला कपड़ा नकाब की तरह चेहरे पर लगाकर नील और नितिन के साथ पंचायत ऑफिस जाता है। नितिन खिड़की के पास खड़ा उन दोनों से कहता है, ये दाव ता ततीब बनता है ना, अब इतना ताप वाली बंतल मदा तक दें दे और अपना टाइम भी पार तो दायदा मुतेत मेली तमिया दा अंदल मैं तिलती ते वीडियो बनाता हूँ। कृष अकेला बैठा अपना काम कर रहा था और मुकेश नकाब वाली के भेष में उसके पास आता है। कृष नकाब वाली को देखकर खुश होते हुए उससे कहने लगता है, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो ना? मैं जानता था तुम भी मुझे चाहती हो, लेकिन तुम तो बस मुजरिमों में लड़ने में बिजी रहती हो, तो मिलने का टाइम नहीं मिला होगा। मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ, मुझे ना तुम्हें शुक्रिया बोलना है कि तुमने मेरी उस दिन मदद की थी ना। कृष ये बोलकर भावुक होकर मुकेश का हाथ पकड़ लेता है। मुकेश कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अपनी आवाज से पकड़ा जाता, जिसके बाद कृष उसका हाथ थामे ही कहता है, देखो ना तुम्हारे हाथ भी कितने सख्त हो गए हैं, तुम जरा भी ख्याल नहीं रखती हो अपना। कृष ये सब बोल ही रहा था कि नील और नितिन कृष की खिड़की से वीडियो बना रहे थे। तभी काली किसी काम के चलते वहाँ आती है और नकाब वाली के भेष में कृष के साथ किसी को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, कहीं ये उसी काले साए का काम तो नहीं? काली ये बोलकर उसके ऊपर हमला करने वाली थी कि तभी उसकी नजर खिड़की से वीडियो बनाते नील और नितिन पर पड़ती है और वो अपनी शक्ति से सब मामला समझ जाती है। वो चुटकी बजाकर मुकेश के कपड़े गायब कर देती है और वो कपड़े काली के तन पर आ जाते हैं। मुकेश अब सिर्फ कच्छे में था और ये देखकर कृष हैरान था, जिसके बाद काली नकाब वाली बनकर कृष के पास आती है और कहती है, प्यार करना गलती नहीं है, प्यार में अंधे होना गलत है। तुम इसका मतलब मुकेश मेरे साथ मजाक कर रहा था? बस मुकेश ही नहीं, नील और नितिन भी, और दोनों ने आपकी वीडियो भी बना ली है। ये लोग तो मुझे बदनाम कर देंगे। नकाब वाली तुम तो सबकी मदद करती हो ना, मेरी भी कर दो। काली कृष की बात सुनकर मुकेश को एक तमाचा लगाती है, जो पास खड़ा था पर कुछ सुन नहीं रहा था। फिर काली भागकर नील और नितिन के पास जाती है और चुटकी बजाकर उनका मोबाइल उनके हाथों से ही तुड़वा देती है और दोनों को जादू से खूब पीटती है। तीनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद काली वापस से चुटकी बजाकर अपने साधारण कपड़ों में आ जाती है। लेकिन ये सब पंचायत ऑफिस से कुछ दूर से एक पेड़ के पीछे से कंबल में छुपकर डॉक्टर अनिरुद्ध देख रहा था, जो ये सब देखकर खुद से कहता है, अगर मुझे किसी तरह से काली का ये सूट मिल जाए तो मैं इसको आसानी से अपने काबू में कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किसी गांव वाले की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। अनिरुद्ध ये बोलता है और एक शैतानी हंसी हंसकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काली भी अपने घर आ जाती है और दुर्गा उसे देखकर कहती है, आज तो बड़ी देर लगा दी बेटी आने में, सब ठीक है ना? क्या ठीक माँ, और देर तो इसलिए हुई क्योंकि आपका फैलाया रायता समेट के आ रही हूँ। मतलब? काली इतना बोलकर एक चुटकी बजाकर हाथों में काला सूट प्रकट करती है और कहती है, क्या जरूरत थी आपको किसी को मेरा सूट देने की? जानती हैं आपकी वजह से आज कितनी परेशानी हो जाती। ना जाने ये सूट भी खुद में कितनी जादुई शक्तियाँ समेटे बैठा है। आज के बाद आप मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ नहीं लगाएंगी, समझी आप? काली की बात सुनकर दुर्गा आंखों में आंसू लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटों के बाद काली को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से कहती है, लगता है मैंने माँ को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, अब मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये सोचकर काली अपनी माँ के कमरे में जाती है और वो सो रही थी। हथौड़ी उसके पैर दबा रहा था और गौरी उसके पास खड़ी उससे बोल रही थी, अच्छे से पैर दबा, थोड़ा और जोर तो लगा। काली ये सब देखती है और गौरी से धीरे से कहती है, गौरी तू पागल हो गई है क्या? माँ ने इसे देख लिया तो क्यों मरने वाले काम कर रही है? तू नहीं जानती, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। मैं क्या मरूंगी? और तूने माँ से बदतमीजी की है ना, हथौड़ी ने मुझे सब बता दिया है और अब हम दोनों माँ की सेवा कर रहे हैं, तो भी तुझे बुरा लग रहा है? हाँ हाँ जानती हूँ, मुझसे गलती हुई है तभी तो माफी मांगने भी आ गई ना। हाँ ये हुई ना बात। चल हथौड़ी, इन माँ बेटी को अकेला छोड़ देते हैं और बाहर चलकर पंजा लड़ाते हैं। हथौड़ी थम्स अप का इशारा करता है और गौरी के साथ चला जाता है, जिसके बाद काली माँ को उठाकर कहती है,
माँ मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैंने तुझे माफ किया। काली और दुर्गा दोनों गले से लग जाते हैं। जिसके बाद रात को जब किशनगढ़ रात के सन्नाटे में डूबा था, तभी नितिन के पेट में गैस बनने लगती है और वो टहलने घर से बाहर निकल पड़ता है। अनिरुद्ध उसे देखकर उस पर एक मंत्र फूंक कर कहता है, जाओ और जाके काली के घर से उसका काला सूट लेकर आओ। दो तुम मालिक। नितिन ये सुनकर वशीकरण में ही काली के घर जाता है और अनिरुद्ध को काली का सूट चुरा कर दे देता है। जिसके बाद अनिरुद्ध उसे रास्ते पर ही बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह काली के लिए कुछ खास होने वाली थी, क्योंकि काली के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही थी। क्लास के सभी बच्चों के माता पिता टीचर से मिलने आए थे। काली भी सबके माता पिता को अच्छे से सब समझा रही थी कि तभी अमोली की माँ वहाँ आती है और कहती है, टीचर, मेरी बेटी अच्छे से पढ़ती तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? वो क्या है ना, मैं घर पर इसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बस आप इसका अच्छे से ध्यान रखना, एक दिन ये आपका नाम जरूर रोशन करेगी। अरे मेरा क्या होगा टीचर साहिबा, मेरी रिपोर्ट के बारे में भी कुछ बता दीजिए। हर्ष की अचानक आवाज सुनकर काली चौंक जाती है। जिसके बाद वो दरवाजे पर देखती है तो वहाँ हर्ष खड़ा था, जिसे देखकर वो कहती है, हर्ष, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुमको तुम्हारे ऑफिस में होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन काली आप ये भूल रही हैं कि ये स्कूल मेरा ही है और मैं जब मर्जी चाहे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ जा सकता हूँ। सॉरी हर्ष, मेरा मतलब हर्ष सर, मैं भूल गई थी, आप यहाँ के मालिक हैं और मैं आपकी गुलाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सर। अरे काली, तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो अब मीटिंग लो, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आता हूँ। हर्ष ये बोलकर चला जाता है और काली चुटकी बजाकर हर्ष को गिरा देती है। हर्ष देखता है कि उसे गिरते किसी ने नहीं देखा और वो उठकर अपने कपड़े झाड़कर प्रिंसिपल ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी काली को एक आवाज सुनाई देती है, मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे पढ़ा पाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और आज तो मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मुझे इनकी मदद करनी होगी, वो भी ऐसे कि इनको शक भी ना हो। सोच काली, कुछ तो सोच। काली ये सुन लेती है, जिसके बाद अमोली की माँ से वो कहती है, सुनिए, स्कूल के अंदर खाना बनाने के लिए एक औरत की जरूरत है, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ लगवा सकती हूँ। शुक्रिया टीचर जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। आप मुझे शुक्रिया मत कहिए, यहाँ काम करने वाली की जरूरत थी और आपको काम की, तो बस मैंने तो दोनों की मदद की है। अच्छा टीचर जी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना? अमोली की माँ अमोली को लेकर ये सुनकर खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काली भी अपना काम समेट कर घर जा रही थी। तभी उसे फिर हर्ष मिलता है और उसे देखकर काली कहती है, अरे हर्ष सर, आप अब तक गए नहीं? मुझे तो लगा था आप मालिक लोग हैं, अब तक चले गए होंगे। काली सॉरी, मैंने मजाक किया था यार, तुम तो अब तक दिल से लगा कर बैठी हो। अब तो दिल से लगा ली है हर्ष सर, हम जो दिल से लगा लेते हैं ना, फिर उन्हें कहीं नहीं जाने देते। तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी अपने दिल से लगा लो। काली के पास मन की बात सुनने की शक्ति थी और उसने हर्ष की ये बात सुन ली और इसे सुनकर वो घबरा गई और बोलने लगी, क्या बोले आप? मैंने कुछ सुना। कुछ नहीं काली। अच्छा, और ये आप क्या लगा रखा है? अरे तुम बोला करो मुझे। चलो अब मैं तुमको घर छोड़ दूं। काली हर्ष के साथ घर की तरफ मुस्कुराकर निकल जाती है। जिसके बाद वो थोड़ा समय घर बिताकर पंचायत ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे अमोली की माँ की बात याद आती है। मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे पढ़ा पाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और आज तो मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। काली ये याद करके खुद से कहती है, आज अमोली और उसका परिवार क्या खाएगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैंने उसकी माँ की नौकरी तो लगवा दी, लेकिन इतने वो लोग क्या खाएंगे? काली इतना बोलकर चुटकी बजाती है, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदलते। वो इस बात से अनजान थी कि उसका सूट तो अनिरुद्ध के पास है और अपने कपड़े ना बदलते देखकर काली कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मेरे कपड़े क्यों नहीं बदल रहे? ऐसे तो मुझे कोई भी पहचान लेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। काली इतना बोलकर अमोली के घर की तरफ जाती है, जहाँ वो खिड़की से देखती है
कि अमोली की माँ अपने चूल्हे के आगे रोती हुई बोल रही थी। भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? मेरी नौकरी तो तूने लगा दी, लेकिन मैं इतने दिन अपनी बच्ची को क्या खिलाऊंगी? अमोली की माँ ये सोच कर रो रही थी और वो अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद काली चुटकी बजाकर उसके घर में खाने के कई सारे सामान जादू से ले आती है। तभी वहाँ अमोली आती है और कहती है, माँ आंखें खोलो, देखो यहाँ खाने को कितना कुछ है, ये सब कैसे आया? अमोली की माँ अपने आंसू पोंछकर देखती है तो वहाँ खाने को बहुत कुछ था। ये देखकर अमोली की माँ खुश हो जाती है। सच बोला है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हे ऊपर वाले, आज तूने हमारा पेट भर ही दिया। माँ मुझे भूख लगी है, आज अपने हाथों से मुझे खिलाओ ना। हाँ मेरी बच्ची, आ मेरी गोद में बैठ जा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अमोली की माँ ये बोलकर अमोली को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है और ये देखकर काली की आंखें भर आती है। वो वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है। तभी जाते हुए उसके सर का निशान अचानक चमकता है और काली का सर अचानक दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़कर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और ये इतनी कमजोरी महसूस क्यों हो रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हो क्या रहा है मुझे? अनिरुद्ध अपने घर में बैठा काली के सूट को हाथ में लेकर कहता है, अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है। मैं भी देखूं अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। बस कुछ घंटे का इंतजार और फिर तू खुद ब खुद मेरे पास आएगी और मैं भी तेरी सारी शक्तियाँ छीनकर तुझे तरपा तरपा के मार दूंगा। हा हा हा। काली किसी तरह लड़खड़ाती हुई अपने घर आती है, जिसके बाद दुर्गा उसे कमजोर सा देखकर अपनी बाहों में संभाल लेती है और कहती है, क्या हो गया मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? माँ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पागल लड़की, वो तो होगा ही ना, अब पूरे किशनगढ़ का ठेका लेकर तो तू बैठी है। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ आज। दुर्गा की बात सुनकर काली हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे काली कमजोर होती जा रही थी और ये सब देखकर दुर्गा की परेशानी भी अब बढ़ती जा रही थी कि आखिर काली को हो क्या रहा है। हे भगवान, इतने मुश्किलों से तो सब कुछ ठीक हुआ था और आप फिर हमें इस दुविधा में क्यों डाल रहे हो? सबकी मदद करने वाली मेरी बच्ची की ऐसी हालत क्यों कर रहे हो? दुर्गा नम आंखों से ये देख रही थी और वहीं हथौड़ी छुपकर ये सब देख रहा था। वो खुद भी परेशान था कि कैसे ये सब ठीक करे। दुर्गा परेशान होकर सो जाती है और काली कमजोरी से बेहोश हो जाती है। हथौड़ी उसका सर थपथपा रहा था। दुर्गा की नजरों से बचते हुए अनिरुद्ध के इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी। वो शमशान में बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके पास काली का सूट था, जिसके बाद वो मंत्र को दोहराते हुए कहता है, अवाहनम शैतानम नमामि नमामि, अवाहम शैतानम नमामि नमामि। अनिरुद्ध के इतना कहते ही दूसरी तरफ आधी रात को काली का शरीर अचानक से तड़पने लगता है और ये सब होते देखकर हथौड़ी भी घबरा जाता है और काली की माँ दुर्गा गहरी नींद में सोई थी और काली मंत्र मुग्ध होकर बेसुध शमशान घाट की तरफ जाने लगती है और हथौड़ी ये सब होते देखकर उसके पीछे जाता है। अनिरुद्ध काली को अपने सामने देखकर कहता है, आओ काली आओ, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल जाएगा। ये लो तिरस्मी खंजर, इससे अपने गले को काट लो। ऐसा करते ही तुम्हारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी और मैं सिर्फ किशनगढ़ पर नहीं पूरी दुनिया पे राज करूँगा। हा हा हा। जो हुक्म आपका। काली ये बोलकर चाकू लेकर अपना गला काटने लगती है कि तभी हवाओं का रुख तेज हो जाता है और पास के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती है। घंटियों की आवाज से काली का वशीकरण टूट जाता है और वो होश में आकर कहती है, डॉक्टर अनिरुद्ध तुम? हाँ मैं, तुझे क्या लगा तूने मुझे मार दिया? मैं तेरी मौत हूँ, तुझे मैं मारूंगा ना कि तू मुझे, समझी तू? नहीं, तुझे क्या लगा? तूने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे ईश्वर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तेरा खात्मा कर सकूं। काली ये बोलकर आगे जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है तो देखती है कि उसके आसपास एक अदृश्य घेरा बना हुआ है। मैंने तेरे लिए सब तैयारी कर रखी है और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी तू? अनिरुद्ध ये बोलता है कि तभी हथौड़ी चुपके से मौका पाकर अनिरुद्ध के बगल में रखा कलश का जल
काली के आसपास बने घेरे पर फेंक देता है और काली घेरे से आजाद हो जाती है। जिसके बाद काली चुटकी बजाकर अपनी काले सूट को पहन लेती है और कहती है, जिसको भगवान ने बनाया है उसे तेरे जैसा शैतान कभी नहीं मिटा सकता, समझा तू? ये मत सोच कि ये जंग यहीं खत्म हो गई। मैं फिर से वापस आऊंगा एक नई हथियार के साथ। अनिरुद्ध ये बोलकर पास में रखी भभूत हवन कुंड में फेंक देता है और वहाँ धुआं उत्पन्न होता है और उसका फायदा उठाकर अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है, मैं वापस आऊंगा काली, मैं वापस आऊंगा। तुझे हार का मुंह दिखाने के लिए मैं वापस आऊंगा। अनिरुद्ध ये कहकर ओझल हो जाता है और काली भी हथौड़ी को लेकर घर चली जाती है। जिसके बाद काली भी हथौड़ी के साथ घर में आती है और दुर्गा अब तक सो रही थी। दुर्गा को सोते देखकर काली चुटकी बजाकर फिर से अपने कपड़े बदल लेती है और कहती है, हथौड़ी, अच्छा है माँ अभी तक जगी नहीं है, चलो अब सो जाते हैं। काली ये बोलकर सोने चली जाती है। हथौड़ी भी काली के बैग में छुप जाता है। जिसके बाद अगली सुबह इतवार था और काली देर से जागती है और देखती है कि दुर्गा ने पूरा घर साफ कर दिया। जिसके बाद वो उठकर कहती है, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? समय देखा है क्या हो गया है? मेरी बच्ची, तू इतना चैन से सो रही थी तो मैंने तुझे जगाया नहीं। काली ये सुनकर मुस्कुराती हुई अंगड़ाई लेती है और देखती है कि उसका बैग अब दीवार पर नहीं है। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है, ओ तेरी, अब ये हथौड़ी कहाँ चला गया? माँ, मेरा बैग था, अब वो कहाँ है? अरे वो तो बहुत गंदा हो रहा था, मैंने मस्त से धोकर साफ करके धूप में सुखा दिया है। हथौड़ी! काली ये कहकर बाहर की तरफ भागती है। ये काली को इतनी सुबह सुबह हथौड़े का क्या काम आ गया? ये आजकल के बच्चे भी ना। काली बाहर आकर देखती है कि बैग में हथौड़ी नहीं है। जिसके बाद काली परेशान तो होती है, लेकिन बिना ये जाहिर किए वो अपनी माँ के साथ समय बिताती है और इस बार जादू से नहीं, अपने हाथों से काम करती है। खाना बनाती है। खाना खाकर दुर्गा आराम करने लगती है, लेकिन काली को समझ नहीं आ रहा था कि हथौड़ी अचानक गायब कहाँ हो गया। तभी उसकी नजरें हथौड़ी को तलाशते हुए बेड के नीचे जाती है, जहाँ उसे हथौड़ी दिखता है और वो उसे हाथ में लेकर कहती है, शुक्र है तुम मिल गए, मैं तो घबराई गई थी कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे। अच्छा, तो माँ को देखकर तुम छुप गए थे और मैं घबरा गई थी कि कहीं तुमको कुछ हो तो नहीं गया। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। काली ये बोलकर हथौड़ी से हाथ मिलाती है और उसके बाद हथौड़ी दुर्गा को अंगड़ाई लेते हुए देखकर दोबारा छुप जाता है और ये सिलसिला फिलहाल ऐसे ही चलता रहता है। अब देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि काली को अपने दुश्मनों की शक्ल दिख गई है, चाहे वो भैरव हो या अनिरुद्ध। काली अब उनका सामना कैसे करेगी?